गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। शाम के बज रहे होंगे 7। हम देते हैं आपको मिक्स क्वेश्चंस, थोड़ी सी ट्रिक और आपको इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए जाएंगे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बाकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाके और ज़्यादा वीडियो देख लेना। पहला क्वेश्चन है आगमन विधि। देखो यार, ये आगमन विधि है, एक निगमन विधि है, सुनी तो होगी आपने कम से कम, इतना पढ़ मतलब कर रहे हो तो। आगमन मतलब आ रहा है तो उदाहरण, पहले उदाहरण फिर नियम। इसमें निगमन में नि आ रहा है तो पहले नियम फिर उदाहरण, ठीक है। आगमन विधि के बारे में असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 तो सत्य होंगे, एक असत्य होगा, ठीक है। यह नियम स्थापित करने की सर्वोत्तम विधि है। अभी देखो रोक लेते हैं इसे, ठीक है। प्रमेय पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि है, चलो रोक लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम, ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस विधि से उच्च कक्षाओं में गणित तथा शिक्षण कम समय में कराए। देखो असत्य पूछ रहा था, मिल गया यहाँ पे। देखो इस विधि से उच्च शिक्षाओं में, पहली बात तो बता दूं, उच्च कक्षाओं में कौन सी यूज होती है, निगमन, ठीक है। एक तो ये गलत हो गया इसमें। दूसरी बात है गणित का शिक्षण कम समय में कराया जा सकता है। आगमन विधि से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आगमन विधि का तो वो कहते हैं ना, एक ड्रॉबैक ही ये है कि इसमें बहुत टाइम ले लेती है, पूरा कोर्स नहीं हो पाता इसमें, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 इसका असत्य। अब याद एक चीज़ कर लेना, प्रमेय पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी, आगमन। नियम स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है, आगमन। ये 2 पॉइंट अलग से लिख के याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गणित शिक्षण में मौखिक कार्य पर अधिक जोर दिया जाता है। गणित जब पढ़ाते हैं ना, तो मौखिक कार्यों पर क्यों अधिक जोर दिया जाता है। देखो इससे छात्रों में बचत करने की भावना, ऐसा कुछ नहीं, मूल्यांकन करना आसान, ये भी नहीं, इस यह छात्रों के मानसिक विकास में सहयोग करती है। मौखिक विधि क्या करती है, मानसिक विकास में सहयोग करती है। और एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाता है, सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित भी हम इसीलिए पढ़ाते हैं जिससे कि हम किस पे जोर दे सकें, उसकी मानसिक विकास पे ज़्यादा जोर दे सकें। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम विकास का स्तर है। पाठ्यक्रम विकास के कौन कौन से स्तर होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गार्डनर। देखो गार्डनर की तुमने सुनी होगी, फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी किताब है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। सबसे पहले कितने तरीके की बुद्धि बताई इन्होंने, 7। पूछ सकता है कि सबसे पहले गार्डनर ने कितने तरीके की बुद्धि बताई। फिर 8 में बताई 1998 में, फिर 2000 में बताई इन्होंने 9वीं। अगर पूछ ले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी है, तो 8 आप सही लगाएंगे। तो इनके सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, बुद्धि आईक्यू से निर्धारित होती है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा इन्होंने कि बुद्धि आईक्यू से निर्धारित होती है। प्रत्येक बच्चे को 8 तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि तो दी है, मगर यही नहीं कहा है कि 8 तरीके से पढ़ाओगे, फिर तो कोर्स ही नहीं करा पाओगे। बुद्धि भाग्य पर निर्भर है, भाग्य की तो बात ही नहीं चल रही गार्डनर के। तो इन्होंने कहा है विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाया जाना चाहिए। अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो आपको एक विधि से समझ में नहीं आया तो आप दूसरी विधि का यूज करो, उससे भी नहीं आया तो और दूसरी का करो। तो मतलब बहुत अलग अलग विधियाँ हैं, अलग अलग तरीके से बच्चे को समझाओ और तब तक समझाओ जब तक वो समझ ना जाए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, अच्छा आप लोगों को ना क्लास अच्छी लगा गई तो प्लीज़ शेयर किया करो ना अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में कौन सा असत्य कथन। देखो मानसिक क्षमता है, सही बात है। अमूर्त तार्किक है, सही बात है। तार्किकता कब आती है, प्याजे की तीसरी स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, उसमें ही आती है तार्किकता। कहाँ से कहाँ तक होती है, 7 से 11, ठीक है। समस्या समाधान की योग्यता, ये भी बात है। अब देखो स्थायी विशेषता है, आंसर हो जाएगा डी। स्थायी क्यों नहीं है, अगर स्थायी होती तो हम लोग क्यों पढ़ रहे होते। आप लोग केवल 5 दिन मत पढ़ो या 7 दिन मत पढ़ो, बहुत सारा आपको ऐसा लगेगा भूल गए हो क्या। तो डेली रिवीजन बहुत ज़रूरी है अगर आपको बुद्धि को कंटिन्यू बनाए रखना है। रुका हुआ पानी और रुकी हुई बुद्धि बहुत जल्दी खराब होती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, स्थायी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, व्यक्तिक भिन्नताओं की कौन सी विशेषता नहीं है। देखो हर व्यक्ति में व्यक्तिक भिन्नता होती है, इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, ये अंतःव्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक होती है, सही बात है। क्या कह रहा है, इंटरपर्सनल सुना है आपने, और एक इंट्रापर्सनल सुना तो होगा ही ना। इंटरपर्सनल क्या होता है, एक आदमी जब दूसरों के विचारों को समझता है, जानता है, महसूस करता है, सेम फील करता है, ठीक है। एक होता है इंट्रापर्सनल, खुद के बारे में, ठीक है। दार्शनिक वगैरह में इंटरपर्सनल होती है, ठीक है। इसमें समानता और विविधता दोनों होती, सही बात है। अब देखो विचलनशील है, सही बात। यह अंतः क्रिया का परिणाम नहीं है, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, क्योंकि वुडवर्थ ने क्या कहा था, हमारे जो हैं,
हम जो भी हैं वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने। तो हम तो प्रतिफल हैं अंतःक्रिया का, तो ये कह रहा है नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, बहुत आया है, आपको याद रखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं की सबसे पहले बात किसने करी है, गाल्टन ने करी है। ठीक है, अच्छे से याद करना है इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान। अच्छा, आप लोग सोचोगे सर कभी किसी कलर का आता है कभी किसी कलर का, तो देखो मैं बहुत सारे अलग अलग टीचर्स से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगते हैं ना मुझे, जो आपके में पूछे जा सकते हैं, वो लेके आता हूँ, जिससे कि आपको मैं बेस्ट दे सकूँ। ठीक है, तो परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान, कब कह रहा है, दौरान योजना बनाने में निदान के लिए किया जाता है। देखो निदान की बात कहाँ पे आती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। केवल कहाँ पे आती है निदान की बात, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। इसे क्या कहते हैं, सीखने, ये पूछा जाता है जो मैं लिख रहा हूँ, लिख लेना, सीखने के लिए मूल्यांकन। और एक होता है सीखने का मूल्यांकन। जो सीखने का मूल्यांकन होता है ना, वो योगात्मक होता है, जो कि इसमें यहाँ दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन एक ये आता है कि जो रचनात्मक होता है वो 40% होता है। आंसर देना है कि कितना परसेंट हम रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, 40, और योगात्मक मूल्यांकन कितना परसेंट करते हैं, 60। इतना अगर आपने याद रखा तो नंबर नहीं कटेगा, अगर कुछ भी छोड़ा ना नंबर कटेगा फिर। ठीक है, तो आपको सब याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखो ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किसका बनाते हैं, प्रश्न पत्र का। किसका, प्रश्न पत्र। ठीक है, और इसके तैयार करने में कौन सा उपयोगी नहीं, तो देखो लक्ष्य होते हैं शिक्षण के, पाठ्यपुस्तक होता है, प्रश्नों के प्रकार होते हैं, मगर शिक्षक निर्मित सामग्री थोड़ी ना आती इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसमें कौन सा ब्लूप्रिंट का वो नहीं उपयोग, शिक्षण निर्मित सामग्री। नेक्स्ट देखो नाटक। नाटक आपने सुना होगा, ड्रामा सुना होगा ना, ड्रामा। अब ड्रामा कई तरीके का होता है। ठीक है, अब चलो वो आगे बता दिया है। ड्रामा में कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियों से होता है, मुंह से होता है, कान से होता है, आँख से। तो कान और आँख से संबंध होता है किसका, नाटक का। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो बाष्पीकरण, ओस, पाला, बादल आदि का प्रकरण पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। क्या सिखाना है, बादल के बारे में बताना है, ओस, बाष्पीकरण। तो आप क्या प्रयोगात्मक कर दोगे, आपके दिमाग में आ रहा हो यही कर दें। मगर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे बादल के बारे में भी दे रखा है, बादल कहाँ से बना के दोगे, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो ये तो होगी नहीं। अब देखो इसका आंसर है व्याख्यान प्रदर्शन विधि। अब आप क्या सोचोगे, अरे सर आपने तो गलत बता दी, व्याख्यान विधि तो यूज नहीं करते हम। मगर एक चीज़ और देखो, व्याख्यान के साथ और क्या जुड़ रहा है इसमें, प्रदर्शन। जब लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब लेक्चर तो कम देना है, उसमें डेमो ज़्यादा करके दिखाना है कि देखो बच्चों इस तरीके का होता है बादल, और इस तरीके का बाष्पीकरण होता है, और थोड़ी उसकी बूंदें कलेक्ट कर ली, वो दिखा दी। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं बच्चे को, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बादल को खेल विधि से तो समझाओगे नहीं, खेल विधि में क्या समझेगा बादल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, और बाकी किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो आज ये 10 क्वेश्चन थे आपके, और आपका जो आज का क्वेश्चन है वो है पावलव। पावलव कहाँ के थे। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किस पर प्रयोग किया इन्होंने। तीसरा क्वेश्चन नोबेल प्राइज कब मिला था इन्हें। चौथा क्वेश्चन किस ग्लैंड पर काम किया था। ठीक है, ग्लैंड, ग्लैंड। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है इनने किस मशीन पर काम किया था, कौन सी मशीन इनके प्रयोग के बारे में बता दी। 1 2 3 4 5, पाँचों क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। कोई सा भी क्वेश्चन ना आए ना तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं खुद आपको समझा दूंगा कमेंट बॉक्स में। बाकी प्लीज़ हो सके तो शेयर कर देना इस वीडियो को। अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।